जितेंद्र भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने डांस मूव्स के जरिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है। एक चौल के छोटे से कमरे से निकलकर भारतीय सिनेमा में धूम मचाने वाले इस अभिनेता की कहानी भी किसी फिल्म की ही तरह है, जिसमें फर्श से अर्श तक का वो सफर देखने को मिलता है जो किसी भी इंसान में हिम्मत भरने के लिए काफी है। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इस अभिनेता के जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। ताकी रे जब से तू आंखों में झांकी, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया के बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम था। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। 7 अप्रैल साल 1942 को अविभाजित पंजाब के अमृतसर में पिता अमरनाथ और मां कृष्णा कपूर के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रवि कपूर रखा गया। रवि कपूर की उम्र जब लगभग 1 महीने के करीब हुई तो इनका परिवार अमृतसर छोड़कर बॉम्बे चला आया, जहां इनके पिता और चाचा दोनों ही इमिटेशन ज्वेलरी को फिल्मों के लिए बनाने और बेचने का काम करते थे। रवि कपूर का जन्म प्री मैच्योर डिलीवरी के तहत 7 महीने की उम्र में ही हो गया था और उस समय इनकी मां की उम्र सिर्फ 15 साल ही थी। यही वजह रही कि इनकी मां का अपने बेटे रवि के साथ दोस्तों जैसा लगाव और प्यार रहा। इसी लगाव और प्यार का नतीजा था कि रवि कपूर यानी हमारे जितेंद्र जी को पहली बार फिल्म देखने के लिए पैसे भी कृष्णा जी ने ही दिए थे, और जब जीतू जी फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तब इनकी माँ अपने बेटे को घर का खाना खिलाने के लिए आना जाना किया करती थी। खैर, इन सबसे अलग एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में जन्मे रवि कपूर की अपनी परेशानियां और छोटी छोटी खुशियां भी थी, जिन्हें वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में साझा करते रहते हैं। जीतू जी बताते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और खासकर जब कॉलेज में आए तो हालत और भी नाजुक हो गई थी, क्योंकि वहाँ हर विषय को पूरी गहराई के साथ समझने की जरूरत होती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई से अलग जीतू जी को बॉम्बे में आयोजित होने वाले गणेश उत्सव और कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर मस्ती मजा करने का बहुत शौक था। वो बताते हैं कि शायद वहीं से उनके शरीर में डांस के लिए जो थिरकन चाहिए होती है वो आई थी। जीतू जी के जीवन के पहले 18 साल एक चौल के छोटे से कमरे में और पिताजी के काम में हाथ बटाते हुए बीते थे, जिसमें हर रोज पानी आने का इंतजार करने से लेकर हर छोटी सी बात को बड़े त्योहार की तरह सेलिब्रेट करने वाले किस्से कहानियां शामिल हैं। जीतू जी की प्रारंभिक पढ़ाई गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में हुई थी, जहां भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उनके सहपाठी थे, और आगे चलकर दोनों ने एक साथ ही सिद्धार्थ कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। जीतू जी जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, उन्हीं दिनों एक दिन उनके पिता को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और यहाँ से जीतू जी पर अपने पिता का काम पूरी तरह से संभालने की जिम्मेदारी आ गई। अब जीतू जी अपने यहाँ तैयार हुए आर्टिफिशियल गहनों को फिल्म निर्माता, निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस ले जाने का काम करने लगे, और इन्हीं दिनों उन्हें फिल्मों की शूटिंग देखने का शौक भी उनके मन में जागने लगा। एक दिन जब ये अपनी ज्वेलरी पहुंचाने वी शांताराम जी के स्टूडियो पहुंचे तो वहाँ फिल्म नवरंग की शूटिंग चल रही थी। ऐसे में 18-19 साल के जीतू जी के मन में शूटिंग देखने की इच्छा जाग गई, लेकिन उन्हें शूटिंग देखने से मना कर दिया गया। उदास जीतू जी अपने चाचा के पास पहुंचे। उनके चाचा जी की पहचान शांताराम साहब के एक खास दोस्त से थी, और उन्हीं खास दोस्त के कहने पर शांताराम जी ने जीतू जी को इस शर्त पर शूटिंग देखने की इजाजत दे दी कि उन्हें इस फिल्म में काम करना पड़ेगा। काम समझाते हुए उन्हें बताया गया कि उन्हें इस फिल्म के एक सीन में हीरोइन संध्या के बॉडी डबल की भूमिका निभानी है। शूटिंग देखने के लालच में जीतू जी इस काम के लिए तैयार हो गए। इधर जीतू जी के परिवार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, साथ ही उन्हें पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और बिजनेस में भी उन्हें कोई खास रुचि नहीं आ रही थी।
ऐसे में जब नवरंग फिल्म में उन्हें छोटा सा काम मिला तो इसी काम को जीतू जी ने आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया, क्योंकि यहाँ स्कूली पढ़ाई का कोई महत्व नहीं था और उस जमाने में एक्टिंग सिखाने वाले संस्थान भी बहुत कम थे, इसलिए वहाँ भी पैसे लगाने की चिंता ना के बराबर थी। ऐसे में जब जीतू जी दोबारा शांताराम जी से मिले तो अपने मन की बात उन्हें बता दी। जितेंद्र जो उस समय रवि कपूर ही थे, उनकी ये बात सुनकर शांताराम जी ने उन्हें अपने यहाँ जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर रख लिया और मेहनताना 150 रुपए महीना तय कर दिया। जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर जीतू जी ने शांताराम जी के साथ हर तरह का काम किया। इस संबंध में एक किस्सा ये भी मशहूर है कि एक दिन शांताराम जी ने इन्हें कहा कि मेरी आगामी एक फिल्म में तुम्हें प्रिंस का किरदार निभाना है। जीतू जी ये सुनकर बड़े खुश हो गए और इसी खुशी में रोजाना काम पर बस से आने वाले जीतू जी अगले दिन टैक्सी में बैठकर स्टूडियो पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि फिल्म में 5-6 राजकुमारों के बीच उन्हें बैठे रहना है और बस इतना ही काम है। ये सुनकर उनका दिल बैठ गया। उस दिन वो बड़े उदास हुए, जिसमें टैक्सी के लिए चुकाए गए पैसों का पछतावा भी शामिल था। बहरहाल जितेंद्र वी शांताराम की फिल्मों में ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते रहे। इसी दौरान आई वी शांताराम की फिल्म सहरा से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि इस फिल्म में जीतू जी को पहली बार एक डायलॉग बोलना था, लेकिन बीकानेर में जिस दिन इसकी शूटिंग होनी थी उस दिन किसी कारणवश जीतू जी सेट पर आधा घंटा देरी से पहुंचे। वी शांताराम जो कि समय के बड़े पाबंद थे, उन्हें जीतू जी का यूं देर से पहुंचना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी टीम से इन्हें वापस बम्बई भेजने के लिए कह दिया। ये सुनकर जीतू जी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब वो थोड़े स्थिर हुए तो उन्होंने अपने पिता से संपर्क किया ताकि वो शांताराम जी से बात करके अपने बेटे को फिल्म में लेने के लिए उन्हें मना ले। विडंबना देखिए कि जीतू जी को अपने पिताजी की तरफ से भी निराशाजनक जवाब मिला। इनके पिताजी इस बात से चिढ़ गए कि ना ही उनके बेटे से पढ़ाई हो रही है और ना ही वो बिजनेस संभालना चाहते हैं। एक्टिंग के लिए गए तो वहां से भी अब फरियाद करने की नौबत आ गई है। ऐसे में जीतू जी फिल्म के मेकअप मैन से मिले और उससे रिक्वेस्ट करके मेकअप करवाकर सुबह जल्दी तैयार होकर शांताराम जी से मिलने पहुंच गए और वहां शांताराम जी के सामने फूट फूट कर रोने लगे। शांताराम जी समझ गए कि अब ये लड़का कोई भी गलती दोबारा नहीं करेगा और उन्होंने जीतू जी को वापस काम पर रख लिया। जितेंद्र साहब ने यहाँ से अपना मैनरिज्म बदल लिया और वो समय के पूरे पाबंद बन गए। फिल्मों में अब तक उन्हें छोटे मोटे काम देते आ रहे शांताराम जी को जीतू जी की ये शिष्टता अच्छी लगी, इसीलिए शांताराम जी ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में लीड रोल देने का मन बना लिया। साल 1959 में फिल्म की हीरोइन का बॉडी डबल बनकर फिल्मों में आए जीतू जी को आगे जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना पड़ा। फिर आया साल 1963 जब शांताराम जी ने अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने के लिए जितेंद्र जी को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। फिल्म सहरा में एक डायलॉग के लिए 30 टेक लेने वाले जीतू जी उसके बाद अपने एक्टिंग करियर को लगभग खत्म हुआ मान रहे थे और इसलिए उन्हें एक बार तो शांताराम जी के इस प्रस्ताव पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब मौका मिल रहा था तो वो पहले जैसी गलती दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट पास करने के लिए अपने दोस्त राजेश खन्ना की मदद ली, जो स्कूली दिनों से ही नाटकों में अभिनय करते आ रहे थे। राजेश खन्ना ने अपने नाटकों के संवादों के जरिए एक दिन में जीतू जी को तैयार कर दिया और अगले दिन जब वो स्टूडियो पहुंचे तो बचपन से तुतलाकर बोलने वाली उनकी दिक्कत ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी। शांताराम जी जितेंद्र साहब को फिल्म में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए फिल्म के काम को रोककर जीतू जी को इस दिक्कत से किसी तरह निजात दिलाया और फिर फिल्म पर काम शुरू हुआ, जिसमें जितेंद्र साहब 100 रुपए महीना की पगार पर लीड रोल निभा रहे थे। ये फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर बढ़िया प्रदर्शन किया और यहाँ से रवि कपूर जितेंद्र बन गए। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए जितेंद्र साहब को एक बड़ी फिल्म की दरकार थी और ये फिल्म थी फर्ज, जो साल 1967 में आई। फिल्म फर्ज साल 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडाचारी 116 की रीमेक थी। ये फिल्म बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के हाथ से निकलकर जितेंद्र साहब को मिली थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। यहाँ से फिर भारतीय सिनेमा में एक अच्छा डांस करने वाले हीरो जितेंद्र ने सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। सफेद ड्रेस और सफेद बूट इनकी पहचान बन गए और जितेंद्र को जंपिंग जैक के नाम से जाना जाने लगा।
इसके बाद साल 1969 में जितेंद्र साहब ने धरती कहे पुकार के, दो भाई, वारिस और खिलौना जैसी लगभग 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 2-3 फिल्मों को साउथ सिनेमा में बनी अलग अलग फिल्मों की प्रेरणा से बनाया गया था। आगे चलकर 70 का दशक जीतू जी के करियर के साथ साथ निजी जिंदगी में भी यादगार रहा। इस दशक में उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ इनके अफेयर्स की खबरें जहां लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी, तो वहीं जीतू जी अपनी पुरानी दोस्त शोभा से भी नजदीकियां बढ़ा रहे थे। जितेंद्र साहब उस समय हेमा मालिनी के साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे और हर फिल्म के साथ इनका प्यार परवान चढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र और संजीव कुमार जी भी हेमा मालिनी की खूबसूरती के दीवाने थे। इस तरह से बॉलीवुड के 3 बड़े अभिनेताओं के बीच अपने प्यार को पाने की होड़ चल रही थी। इस होड़ का जिक्र करते हुए हेमा जी ने अपनी किताब में बताया कि एक समय वो अपने परिवार के कहने पर जीतू जी से शादी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन आखिरी मौके पर सब कुछ बदल गया और जितेंद्र साहब ने साल 1974 में शोभा से विवाह कर लिया। उधर संजीव कुमार जी पहले ही हेमा जी की जिंदगी से दूर चले गए थे और फिर आखिरकार साल 1980 में धर्मेंद्र के साथ हेमा जी शादी के बंधन में बंध गईं। यहाँ आपको बता दें कि जीतू जी की शादी शोभा जी से उनकी एक फिल्म विदाई के हिट हो जाने के कारण हुई थी, क्योंकि उस समय उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई थी और जितेंद्र साहब बताते हैं कि वो एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर शादी नहीं करना चाहते थे और इसलिए जैसे ही विदाई फिल्म हिट हुई उसके 7 दिनों बाद उन्होंने विवाह कर लिया। शादी से पहले जब शोभा जी और जितेंद्र साहब एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तब उन्होंने सिनेमा घर में जाकर आनंद फिल्म देखी थी, जिसके डायलॉग जीतू जी को बहुत पसंद आए और छानबीन करने पर पता चला कि ये संवाद गुलजार साहब ने लिखे थे। इस तरह जीतू जी के फिल्म करियर में गुलजार साहब की एंट्री हुई और उन्होंने गुलजार साहब के डायरेक्शन में काम करने का मन बना लिया। इस जोड़ी की पहली फिल्म परिचय साल 1972 में रिलीज हुई और फिल्म सुपरहिट रही, जिसके बाद ये जोड़ी खुशबू फिल्म के साथ एक बार फिर नजर आई, जिसमें हेमा जी ने भी जितेंद्र साहब के साथ काम किया था। गुलजार साहब के डायरेक्शन में जितेंद्र साहब ने आखिरी बार फिल्म किनारा में काम किया, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों जितेंद्र साहब के साथ नजर आए थे। गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्मों में जीतू जी को अपने करियर के कुछ बेहतरीन गीत भी मिले, जिनमें मुसाफिर हूँ यारों जैसे गाने भी शामिल हैं। इस गाने में डांसर जितेंद्र ने लोगों को तांगे में बैठे बैठे ही लिप सिंक करके अपना मुरीद बना लिया था। गुलजार साहब के डायरेक्शन में अपनी पहली फिल्म परिचय की शूटिंग के दौरान एक किस्सा सुनाते हुए जितेंद्र साहब बताते हैं कि उस समय वो भूत प्रेतों में विश्वास रखते थे और उनके जिक्र से डर भी जाते थे, और ये बात जब गुलजार साहब को मालूम हुई तो उन्होंने एक रात जितेंद्र साहब को बताया कि जहाँ वो शूटिंग कर रहे हैं वहाँ रात में भूत घूमते हैं और लगातार दवाई ले लो बोलते रहते हैं। ये सुनकर जीतू जी डर गए और उन्होंने गुलजार साहब से पीछा छुड़ाया और सोने चले गए। कुछ समय बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि कोई उनके पास खड़ा है और लगातार वही शब्द बोल रहा है जो गुलजार साहब के अनुसार भूत उस इलाके में बोलते थे। जितेंद्र साहब कुछ समय तो खुद को रोके सोते रहे, लेकिन फिर डर के मारे उठ खड़े हुए और सामने देखा तो वहाँ गुलजार साहब खड़े थे। जितेंद्र साहब समझ गए कि गुलजार ने ही उनके साथ ये मजाक किया है। गुलजार साहब के अलावा ऋषि कपूर और प्रेम चोपड़ा भी जितेंद्र के अच्छे दोस्त रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र साहब ने तो अपने स्ट्रगलिंग के दिन एक साथ रहते हुए ही गुजारे थे। इन तीनों दोस्तों का एक किस्सा अनु कपूर बताते हुए कहते हैं कि एक बार ये तीनों दोस्त अपने किसी स्टेज शो के लिए दुबई गए थे और वो शो इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि खुश होकर उस शो के आयोजक ने इन तीनों को मेहनताने के साथ साथ सोने की एक घड़ी भी गिफ्ट के रूप में पहना दी थी। दुबई से जब तीनों भारत पहुंचे तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने ऋषि कपूर को रोक लिया और उनसे उस घड़ी के बारे में पूछा। ऋषि कपूर ने बताया कि ये घड़ी उन्हें तोहफे में मिली है। ऋषि कपूर उनको मनाते रहे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड टस से मस नहीं हुआ। उनका कहना था कि या तो आप इस घड़ी का हर्जाना भरिए या फिर उन्हें ये घड़ी जब्त करनी पड़ेगी। इस स्थिति में प्रेम चोपड़ा और जितेंद्र साहब पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें भी डर था कि उनकी घड़ी को जब्त करवाने की नौबत ना आ जाए। ऋषि कपूर उनकी ये चाल समझ गए और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि अगर आपको घड़ी जब्त करनी है तो मेरे साथ इन दोनों ने जो घड़ियां पहन रखी हैं वो भी जब्त करनी पड़ेगी।
इस तरह उस दिन गिफ्ट में मिली घड़ियों को इन तीनों दोस्तों को उस गार्ड के हवाले करना पड़ा था। बहरहाल इन सबसे अलग जितेंद्र साहब का करियर दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा था। इस अभिनेता ने अपने जमाने की लगभग हर हीरोइन और हर निर्माता निर्देशकों के साथ काम करते हुए लगभग 300 फिल्में की। जितेंद्र साहब की पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म से चला आ रहा साउथ फिल्मों का रीमेक इनके करियर में आगे भी चलता रहा और इन्होंने 86 ऐसी फिल्मों में काम किया जो साउथ की किसी न किसी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। ऐसे में साउथ फिल्मों की कई अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को भी ये जानने लगे। इसी समय इनका परिचय फिल्मों के जरिए श्रीदेवी से हुआ, जो साउथ में बहुत बड़ी स्टार थी और हिंदी सिनेमा में अपनी पहली हिट का इंतजार कर रही थी। एक तरफ अपनी पहली हिंदी फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद जहां श्रीदेवी को इस इंडस्ट्री में एक हिट की जरूरत थी, तो वहीं अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म दीदार ए यार के पिट जाने के बाद जितेंद्र साहब भी एक लीड रोल में जबरदस्त वापसी करना चाहते थे। इन दोनों की जरूरतों को पूरा करने का काम साल 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला ने किया, जिसकी ओरिजिनल वर्जन यानी ओरी की मोंगाडू में जयाप्रदा ने काम किया था, जिनके साथ भी उस समय तक जीतू जी कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे। लेकिन हिम्मत वाला के लिए उन्होंने श्रीदेवी को कास्ट करने के लिए कहा। फिल्म के मेकर्स इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन आखिरकार जीतू जी की इच्छा का मान रखते हुए श्रीदेवी को ये फिल्म दे दी गई और इसके म्यूजिक और अभिनय के दम पर कल्ट क्लासिक का टैग हासिल कर लिया। इसके बाद कहा जाता है कि जितेंद्र साहब ने अपनी हर फिल्म के लिए श्रीदेवी को कास्ट करने की शर्त रखना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इस जोड़ी ने आगे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। जितेंद्र साहब आगे भी फिल्मों में बदस्तूर काम करते रहे। ये अभिनेता अपने करियर की पीक टाइम की बात करते हुए बताते हैं कि उस समय वो 3-4 शिफ्ट में काम करते थे, जिसके चलते अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। उन्होंने अपने बच्चों को कभी वो प्यार नहीं दिया जो एक पिता को देना चाहिए और इसलिए वो ये कमी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम बिताकर पूरी कर रहे हैं। एक समय में एक साथ 3-4 फिल्मों में काम कर रहे जितेंद्र के जीवन में ऐसा समय भी आया जब उनके पास काम की बिल्कुल कमी हो गई थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मिथुन चक्रवर्ती और जीतू जी के नशे की आदत थी। डिस्को डांसर रिलीज होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती एक बड़े अभिनेता के साथ साथ एक शानदार डांसर के तौर पर भी लोगों को पसंद आने लगे थे। इन दोनों अभिनेताओं से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि जब मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब एक बार किसी बड़े फिल्म मेकर ने मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात जीतू जी से करवाई। उस दिन मिथुन चक्रवर्ती की शक्ल और शरीर को देखकर जीतू जी ने कहा था कि अगर ये आदमी हीरो बन गया तो वो फिल्मों में काम करना बंद कर देंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आगे चलकर हालात ऐसे हुए कि अपने करियर को बचाने के लिए उन्हें मिथुन की फिल्मों में बड़े भाई की भूमिका भी निभानी पड़ी। इसके अलावा जितेंद्र साहब 90s तक आते आते नशे के आदी भी बन गए थे। वो बताते हैं कि कैसीनो से लेकर धूम्रपान तक हर तरह की बुरी आदत उनमें आ गई थी, लेकिन फिर अपने बच्चों के कारण उन्होंने इन सब से छुटकारा पाने की कोशिश की और सफल भी रहे। हर अभिनेता की तरह इस अभिनेता की जिंदगी में भी कई विवाद रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हो गया था जब 7 फरवरी साल 2018 में इनकी एक कजिन ने इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करा दिया था कि जितेंद्र साहब ने 18 साल की उम्र में उनको साल 1971 में मॉलेस्ट करने का प्रयास किया था। हालांकि ये इल्जाम कभी साबित नहीं हो पाया। बात करें इस अभिनेता को मिले अवार्ड्स की, तो इन्हें साल 2002 में जी गोल्ड बॉलीवुड मूवीज अवार्ड्स की तरफ से न्यूयॉर्क में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ साल 2014 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जितेंद्र साहब झलक दिखला जा सीजन 2 में जज के तौर पर भी नजर आए थे। इनके बेटे का नाम तुषार कपूर और बेटी का नाम एकता कपूर है। तुषार जहां बॉलीवुड में एक जाना पहचाना चेहरा है, तो वहीं एकता कपूर भारतीय टेलीविजन की दशा और दिशा बदलने में अहम कड़ी मानी जाती हैं। एकता ने अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए कई टीवी शोज और वेब सीरीज बनाई हैं, जिन पर अक्सर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगता रहा है। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के जंपिंग जैक जितेंद्र पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।